2 मई 1999 को कारगिल में एक तासी नामग्याल चरवाहा अपनी गुमशुदा याक को ढूंढने के लिए निकलता है। ये चरवाहा एक पहाड़ी इलाके की ओर आगे बढ़ता है। तासी नामग्याल को उस दिन अपनी याक तो नहीं मिलती, लेकिन वो वहाँ 6 लोगों को पत्थर तोड़ते और बर्फ को हटाते हुए देखता है। तासी नामग्याल के लिए ये घटना थोड़ा डराने वाली थी। वो 6 लोग जो पत्थर तोड़ रहे थे सेना की वर्दी पहने हुए थे और उनके पास कुछ हथियार भी मौजूद थे। तासिर तुरंत वहां से पीछे हटते हुए अपनी दूरबीन से उस इलाके को देखता है और वो पाता है कि वो 6 लोग कोई और नहीं, पाकिस्तानी सेना के सैनिक थे। ये देखकर तासी नामग्याल वहां से हड़बड़ाकर भागता है और अपने गांव पहुंचता है, जहां पंजाब रेजिमेंट के सैनिक तैनात थे, और वो कमांडर को पूरी बात बताता है। इसके बाद लगभग 20 से 25 जवान तासी नामग्याल के साथ उस जगह पहुंचते हैं और पहली बार दुश्मन की घुसपैठ के अनयूजुअल एक्टिविटी को देखा जाता है। दोस्तों, यही वो शुरुआत थी जिसे हम कारगिल वॉर के नाम से जानते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज मोहित एंड आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन 360। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कारगिल वॉर के बारे में। इन सब एक्टिविटी के केवल 8 दिन बाद 3 मई 1999 को कारगिल वॉर शुरू हो गया। 4th जाट रेजिमेंट ने सबसे पहले जवाब देते हुए एक सर्च टीम भेजी। 4 मई 1999 को कारगिल पेट्रोलिंग पार्टी के जवान लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया, सिपाही अर्जुन राम, सिपाही भंवरलाल, सिपाही भीकाराम और सिपाही नरेश सिंह पेट्रोलिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। कुछ टाइम बाद दूसरी टीम के कमांडर लेफ्टिनेंट सौरभ को वायरलेस से कनेक्ट करते हैं, लेकिन रेडियो फ्रिक्वेंसी के उस पार अब जवाब देने वाला कोई नहीं बचा था। लेफ्टिनेंट कालिया और उनकी टीम के किसी भी जवान से किसी भी प्रकार का कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। इस बात को अब पूरा 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका था और अब सीओ साहब लेफ्टिनेंट कालिया और उनके जवानों को ढूंढकर सही सलामत बेस कैंप पर वापस लाने के लिए एक नई सर्च टीम बनाते हैं। इस टीम को लीड कर रहे थे कैप्टन अमित भारद्वाज। कैप्टन अमित भारद्वाज अपने 30 सिपाहियों के साथ मार्च पर निकलते हैं और बजरंग पोस्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, और वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि दुश्मनों की संख्या उनके अनुमान से कहीं ज़्यादा थी। ऐसे में कैप्टन भारद्वाज ने अपनी सभी सिपाहियों को पीछे हटने का ऑर्डर दिया और बेस कैंप पर रीइंफोर्समेंट यानी मदद के लिए ऑर्डर दिया। इस पूरे एनकाउंटर के दौरान कैप्टन भारद्वाज ने कम से कम 10 से ज़्यादा दुश्मनी सैनिकों को अकेले मार गिराया था। इस घटना के दौरान कैप्टन भारद्वाज गंभीर रूप से घायल हो चुके थे और बाद में उनके ये जख्म उनकी जान ले गए। कैप्टन कालिया और कैप्टन भारद्वाज के वापस न आने के बाद कमांडिंग ऑफिसर को पता चल चुका था कि दुश्मन 50 या 100 की संख्या में नहीं बल्कि हजारों की संख्या में है। अब 4th जाट रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर ने तुरंत ब्रिगेडियर हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करना ठीक समझा और कमांडिंग ऑफिसर ने बताया कि पिछले 2 हफ्तों से वे अपनी 2 पेट्रोलिंग पार्टी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 20 फरवरी 1999 को फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के इनवाइट पर पाकिस्तान जाते हैं और पहली बार दिल्ली से लाहौर तक एक बस सेवा शुरू की जाती है जिसका नाम था सदा-ए-सरहद। बस में यात्रा करते हुए अटल जी वाघा बॉर्डर पाकिस्तान की ओर पहुंचते हैं। वहां नवाज शरीफ ने बड़े धूमधाम के साथ उनका स्वागत किया। वहीं 21 फरवरी 1999 को दोनों देशों ने MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए, जिसमें दोनों देशों के बीच शांति और सुरक्षा को लेकर बात की गई थी। लेकिन वहीं पाकिस्तानी सेना के जनरल परवेज मुशर्रफ अपने आर्मी हेडक्वार्टर में बैठकर कारगिल वॉर का षड्यंत्र रच रहा था, जिसके चलते 2000 से 3000 पाकिस्तानी सिपाही लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC को क्रॉस कर इंडियन टेरिटरी में घुस चुके थे और वो नेशनल हाईवे 1 को अपना टारगेट बनाए हुए थे। NH1 कारगिल में आर्मी के लिए सप्लाई लाइन था। नेशनल हाईवे के जरिए सेना तक फूड, वाटर, वेपन और जरूरी सामान पहुंचाए जाते थे। अगर ऐसे में पाकिस्तानी सेना नेशनल हाईवे 1 पर कब्जा कर लेती तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था। पाकिस्तानी सेना का मेन टारगेट नेशनल हाईवे 1 पर कब्जा कर कश्मीर को लद्दाख से अलग करना था। इस सिचुएशन को देखते हुए इंडियन आर्मी ने अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बटालियन को कारगिल के लिए रवाना करना शुरू कर दिया और सभी बटालियन के कमांडर को ये कहा गया कि भारत LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करके लड़ाई नहीं करेगा। साल 1948 में भी पाकिस्तानी सेना ने और कुछ घुसपैठियों ने कश्मीर में घुसने की कोशिश की थी और उस समय भी भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को कश्मीर से बाहर कर दिया था और इसके बाद यूनाइटेड नेशन ने सीज फायर का ऑर्डर दिया और इसी बात का जख्म पाकिस्तान को 50 सालों तक रहा
और इसलिए साल 1999 में पाकिस्तान ने एलओसी क्रॉस कर भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया और भारत के ऊंचाई वाले भागों को घेर लिया। ऐसे में इंडियन आर्मी के लिए पाकिस्तानी सेना को टारगेट करना बहुत मुश्किल था। इसलिए पाकिस्तानी सेना को टारगेट करने के लिए इंडियन आर्मी के साथ इंडियन एयरफोर्स को भी वॉर में शामिल किया गया। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के ज़्यादा से ज़्यादा बटालियन को निशाना बनाया। 26 मई 1999 को पाकिस्तान की तरफ से एक मिसाइल लॉन्च किया गया और इंडियन एयरफोर्स के एक प्लेन MiG-27 को पाकिस्तानी सेना ने अपने कब्जे में कर लिया। यही वो समय था जिससे ये लड़ाई एक इंटरनेशनल वॉर में बदल चुकी थी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेत राव 26 साल के इंडियन एयरफोर्स के एक ऑफिसर थे जो वॉर टेरिटरी में पाकिस्तानी बंकर को डिस्ट्रॉय करने के लिए उड़ान भर रहे थे। 27 मई 1999 को के नचिकेत राव अपने फाइटर प्लेन MiG-27 के साथ उड़ान भरते हैं और वो अपने टारगेट को लॉक करते हैं और 30 mm कैनन टॉप से फायर करते हैं। पाकिस्तानी पेट्रोलिंग पार्टी जिसको नचिकेत ने निशाना बनाया था, उनकी फायरिंग को झेलते हुए उनके प्लेन का इंजन फेलियर हो जाता है। अब नचिकेत को इंजेक्ट करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था क्योंकि प्लेन के इंजन में आग लग चुकी थी और नचिकेत सेफ्टी बटन दबाते हुए खुद को पायलट इजेक्ट करते हैं। लेकिन नचिकेत भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले एरिया में लैंड करते हैं और देखते ही देखते उनका प्लेन MiG-27 एक जोरदार धमाके के साथ जलने लगा। पाकिस्तानी सेना ने इस धमाके की आवाज़ सुनकर ये अंदाज़ा लगाया कि वहाँ ज़रूर कुछ गड़बड़ है।